कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से। इससे पहले के टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसके अंदर में क्या पढ़ना है? इसके अंदर में पढ़ना है कि जो हमारा चार्ज होता है वो किसी भी सरफेस पे कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस बात का मीनिंग क्या, पहले ध्यान से समझना। हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर आप लोगों को याद हो कि Q इक्वल्स टू एन ई। हम लोगों ने एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, Q इक्वल्स टू एन ई होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई का मतलब क्या था कि n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता था चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या होता था? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि मान के ये चला जाता था कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, वो कितना होगा? जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लो 500 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 500 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाई एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी टोटल इतना चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर। क्लियर है? हाँ कि ना? बात समझ आई ना? कि पहले क्या माना जाता है कि भाई किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना है, कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी के सरफेस पर टोटल चार्ज निकालना, तो कैसे निकलेगा? उस बॉडी में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं ये पता कर लो, यानी कि n। क्या पता कर लो? उस बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पता कर लो, और ये पता कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। हालांकि ये तो कांस्टेंट होता है, आपको याद ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कहने का मतलब है 20 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज 20 के अकॉर्डिंग निकल आएगा। 50 इलेक्ट्रॉन है यानी उससे ज्यादा चार्ज होगा। 500 इलेक्ट्रॉन है यानी उससे ज्यादा चार्ज होगा। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आप लोगों ने पढ़ा था, Q इक्वल्स टू एन ई, ये तब तक तो ठीक है जब चार्ज बहुत कम हो, लेकिन जब चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? इसको इग्नोर कर देते हैं, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वहां नहीं माना जाता, वहां इग्नोर कर दिया जाता है जब ज्यादा बड़े चार्ज की बात की जाए। तो बात समझ में आई ना? पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या हो रहा है, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जब उसको इग्नोर कर देते हैं तो हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर दिया जाता है तो हमारा आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल क्लियर बात हुई यहां तक? देखते हैं क्या लिखा। इन प्रैक्टिस वी डील विद चार्ज मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी प्रैक्टिस जब हम करते हैं डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में जब भी, तो हमारा जो चार्ज होता है वो काफी ज्यादा होता है किससे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। सो वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। सो हम क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिन दैट द चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन इन कंटिन्यूअस मैनर। और ऐसा माना जाता है कि जो ज्यादा चार्ज है वो कहीं एक जगह नहीं है, कंटिन्यूअस स्प्रेड है, ठीक है, ऑल ओवर द रीजन, ठीक है। सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल बात क्लियर हुई? बिल्कुल। अगर से नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया? आगे कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इससे पहले क्या पढ़ा था? पहले थोड़ा सा लिंक कर देता हूं। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने क्या निकाला भैया? Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी फोर्स लगेगी बताओ? Q चार्ज की वजह से, क्योंकि वहां पर टेस्ट चार्ज, वो जो चार्ज होता था वहां पर तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मान के चलते थे ना कि एक चार्ज है, या मल्टीपल चार्जेस से निकाला था Q2 की वजह से, Q3 की वजह से। तो तब तो हमारे पास मतलब काउंटिंग में चार्ज थे Q1 Q2 Q3। लेकिन अब बात कर रहा है कि फोर्स निकालो ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। थोड़ा सा फील आया पहले में और अब में? क्या फर्क है? पहले जो फोर्स निकाली थी वो किसकी वजह से निकाली थी? Q1 की वजह से चार्ज काउंट था एक है, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। तब हमने माना था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से हमने फोर्स निकाली। लेकिन इस वाली फोर्स में क्या फर्क है? जो ये फोर्स निकलेगी वो निकलेगी ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी सरफेस पे ये लोग ऐसे नहीं मान रहे कि 50 चार्ज है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के निकाल दो, नहीं, ये मान के चलना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बताओ कितनी फोर्स लगेगी किसी भी पॉइंट चार्ज पे? क्लियर है? कैलकुलेशन द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा क्या करने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है भाई। अब मैंने ये सरफेस मान लिया, ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने? सरफेस मान लिया जिस पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात तो ठीक है। क्या मैं ये बात मान सकता हूं कि इसके अंदर छोटे छोटे चार्जेस होंगे? डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू, छोटे छोटे चार्जेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नहीं मान रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से, मैं चार्ज मान रहा हूं छोटा छोटा, ठीक है। डी क्यू, डी क्यू ये मैंने मान लिया। तो पहले मैं किसी भी डी क्यू की वजह से क्यू नॉट पे फोर्स निकालूंगा, डी क्यू वजह से क्यू नॉट पे फोर्स निकालूंगा। तो जब किसी भी पॉइंट पर हमें फोर्स निकालनी है तो पहले मैं डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इनके बीच का मैंने मान लिया आर वेक्टर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस है आर, और डायरेक्शन है डी क्यू से क्यू नॉट की तरफ, जो कि मैंने आर वेक्टर या आर कैप से मैं डिनोट कर दूंगा। बिल्कुल बात क्लियर हुई? ये सरफेस कैसा है? यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्यू चार्ज है, छोटे छोटे चार्ज में तोड़ लिया, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ठीक है। क्यू नॉट चार्ज पे हमें फोर्स निकालनी है, इनके बीच का डिस्टेंस पता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, हमने क्यू नॉट एक पॉइंट कंसीडर किया लाइंग नियर अ रीजन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा अपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नजदीक में, ठीक है। दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इमेजिन्ड टू, दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इमेजिन्ड टू कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस डी क्यू। हम इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ये मान के चल सकते हैं कि ये हमारे स्मॉल चार्जेस से मिलकर बना है, किससे, डी क्यू से। बिल्कुल क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर से एक बार याद दिला दो क्या क्या किया है। एक मेरा सरफेस है जिस पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले सरफेस की वजह से मुझे किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालनी है, किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालनी है तो उस पॉइंट पर मुझे टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा। उस पॉइंट पर मैंने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाके रखा और साथ में मैंने ये मान लिया कि जो मेरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मॉल चार्जेस से मिलकर बना है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू। क्लियर है? तो पहले मैं पता करता हूं डी क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट पर कितनी फोर्स होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू इज, यानी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग डी क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी डी एफ। क्यों माना? क्योंकि स्मॉल चार्ज है डी क्यू, स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो उसकी वजह से मैंने स्मॉल फोर्स मान ली डी एफ। कोई दिक्कत? तो स्मॉल फोर्स डी एफ इक्वल टू 1/4πε0 तो सबके साथ आता है, मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट इंटू डी क्यू, यानी एक आपका चार्ज है डी क्यू और इस पॉइंट पे क्यू नॉट। तो क्या कहता था रूल कि जब भी आपको फोर्स निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो डी क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, तो डी क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस जो कि क्या माना था आर वेक्टर यानी आर स्क्वायर और आर कैप डायरेक्शन। बिल्कुल क्लियर है? तो ये फोर्स निकल आई डी एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। किसकी वजह से? डी क्यू चार्ज की वजह से। किस पर? क्यू नॉट चार्ज पर। कितनी फोर्स है? वो इतनी फोर्स है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेयर आर कैप इज द आर वेक्टर बाई आर, वो तो आपको ही पता है, बार बार जब भी आर कैप आता है वो सिर्फ डायरेक्शन का बताने का काम करता है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आर कैप जो है वो इसकी वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर है यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, यूनिट होता है। 1 का मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द स्मॉल चार्ज टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, यानी डी क्यू से क्यू नॉट की तरफ डायरेक्शन की बात हो गई। आगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इज, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। अब टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? अब एक बताओ, डी क्यू ने फोर्स लगाई, इस वाले डी क्यू ने फोर्स लगाई, दूसरे डी क्यू ने फोर्स लगाई, तो कितनी निकलेगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, यानी डी एफ चार्ज ने फोर्स लगाई, छोटे छोटे डी एफ ने लगाई, तो सबकी फोर्सेस को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर, और डी एफ कितना निकला हमारा? इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू आर स्क्वायर आर कैप, यानी जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आपको बताएगा टोटल फोर्स। कहां पर? उस पॉइंट चार्ज पर। किसकी वजह से? उस पूरे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले सरफेस की वजह से, क्योंकि ये वाली जो चार्ज है वो सिर्फ स्मॉल चार्ज की वजह से, लेकिन इंटीग्रेट हो गया तो यानी सारी फोर्सेस ऐड हो गई, डीएफ 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 डीएफ, सारे सबका इंटीग्रेट कर दिया, यानी सबको जोड़ दिया। तो अपन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट अपन 4πε0 बाहर ले लिया। अबे भाई सेम ही तो है, अंदर लिखा हुआ है 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो ये क्या है? कांस्टेंट 1/4πε0, इंटीग्रेशन में इसका कोई काम नहीं, बाहर निकाल लो। क्यू नॉट इसका कोई काम नहीं, बाहर निकाल लो। अंदर कौन बचा? डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, तो वहां वही तो लिख दिया, देखो ध्यान से। ठीक है, दिख गया ना? 1/4πε0 निकाल लो, क्यू नॉट निकाल लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो 1/4πε0 निकाल लिया, क्यू नॉट निकाल लिया, अंदर क्या? डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, यानी ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या आ गया आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स। किसकी वजह से? ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है मेरे भाई? यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इतनी लगेगी, क्यू नॉट अपन 4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। इसके अंदर के एलिमेंट का थोड़ा सा मीनिंग समझाया था, थोड़ा फील आ जाएगा। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, 4πε0 ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो हर जगह आता है। डी क्यू स्मॉल चार्ज है, डी क्यू आपका स्मॉल चार्ज है, आर आपका डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच का डिस्टेंस? डी क्यू एंड क्यू नॉट। और आर क्या है? आर कैप डायरेक्शन। आर कैप क्या था? डायरेक्शन। यानी सबका फील आ गया। क्यू नॉट क्या है? 4πε0 क्या है? डी क्यू क्या है? आर स्क्वायर क्या है? आर कैप क्या है? बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ज्यादा डिटेल में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं फिजिक्स को। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले तो मैं आज के अपने इस लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूं ताकि आपको फील आ जाएगा कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ रहे हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू
अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। हमने पढ़ा था कि फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी तीनों में फर्क है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो पहले हमने पढ़ा था कि एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी, तो हो गया फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स होगी, मतलब कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे अपन को फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि नंबर ऑफ चार्जेस रखे थे। जैसे कि याद है ना, हमने 2 चार्ज रख के मैंने बताया था, वहां 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस। फिर हमने कैलकुलेट किया था कि फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि अब मान लो ना तो पॉइंट चार्ज है ना सिस्टम ऑफ चार्ज है, हमारा जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस की बात कब आई थी? जब हमारे डेली लाइफ में जब भी हम चार्ज की बात करते हैं कभी, तो वो चार्ज हमारा 1 इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी ने बोल दिया ना 10 कूलम, तो 1 इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। 1 कूलम में ही कुछ 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो अगर 10 कूलम है तो समझ लो कि बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज हो गया। तो इतने बड़े चार्ज के लिए हम लोगों ने क्या किया था, क्वांटाइजेशन जो होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज को हमने इग्नोर कर दिया था। यानी कि हमने मानकर चला था कि वहां पर हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि इसमें 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, 10 लाख इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना चार्ज है। हम लोगों ने माना था कि उस सरफेस पे जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके हमने फोर्स ही कैलकुलेट कर ली थी और इतनी आई थी हमारी फोर्स ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो फोर्स निकलेगी किसी भी पॉइंट पर किसकी वजह से, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो कितनी निकलेगी, क्यू नॉट अपॉन 4 डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। और यहाँ पर डी क्यू क्या था, हमारा डी क्यू था वो स्मॉल सरफेस, यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा सरफेस है। अब वो सरफेस किससे मिलकर बना हुआ, छोटे छोटे चार्जेस होंगे उसमें, तो डी क्यू वो एक छोटा चार्ज था। तो हमने कैलकुलेट किया था कि इस चार्ज के डी क्यू की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। अगर हमें इसकी पता है तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू को, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा फील आ गया कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो ये डी क्यू चार्ज है वो कितना होता है, क्योंकि जिस सरफेस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सरफेस की बात हो रही है, वो किस टाइप की होती है, तो हम यहां पे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? थोड़ा सा फील आ गया कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने फोर्स ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले से निकाल के रखा हुआ है कि अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सरफेस पर तो कितनी फोर्स लगेगी, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कितना चार्ज होगा, ठीक है। और हम क्या पढ़ने वाले हैं साथ में कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, यानी वो सरफेस कैसे कैसे हो सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 तरह का होता है। नंबर 1, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जैसे ऐसे समझ लो, किसी एक फुटबॉल का जिम कर लो, मेरे हाथ में मान लो फुटबॉल है, ठीक है। उस फुटबॉल के अंदर जो स्पेस होता है, जो फुटबॉल है उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। मान लो चार्ज वहां पे फैला हुआ है, तो नाम तो ही समझ में आ गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फुटबॉल के अंदर जो जगह है, स्पेस है, वहां पर जो चार्ज, मतलब फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर बिल्कुल चार्ज भरा हुआ है, तो हम कहेंगे इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन वी ऑफ स्पेस। यानी कि हम किसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम तब कहते हैं जब हमारा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, कहां पे, डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, यानी 3D फिगर। 3D क्या होता है, इसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, ठीक है। अगर हम स्फीयर नहीं ले सकते तो क्यूब ले सकते हैं, क्यूब मान लो, या क्यूबॉइड ले लो, या मान लो ये आपका जो रूम है, रूम के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो हम वहां पे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वॉल्यूम में वो सारा चार्ज है। क्लियर है? तो नंबर 1 हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी स्टडी करते हैं आगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, नाम से समझ में आ रहा है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में, जितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में। ध्यान से समझना, मान लो पूरा एक रूम है तुम्हारा, ठीक है, 3D फिगर है वो, या मान लो कोई फुटबॉल मान लो, ठीक है। अगर कोई फुटबॉल है उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो भाई पूरी फुटबॉल में चार्ज भरा हुआ है, लेकिन अगर किसी को निकालना हो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्या निकालना हो, यूनिट वॉल्यूम, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, लेकिन किसी छोटी सी जगह, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में कितना चार्ज है, उसे बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? तो डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है किसी भी एक पॉइंट पर। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो फुटबॉल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया, तो किसी भी एक पॉइंट पर होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं। वी डिफाइन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। यानी कि जितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कंटेन किया हुआ है, जितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कंटेन किया हुआ है, वो उस पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। क्लियर है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, इसे क्या पढ़ते हैं, रो, RHO, इसका नाम है रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, DQ अपॉन DV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा फील करते हैं, मान लो ऐसे समझ लो, DQ चार्ज हमारा है, ऐसे समझो, DQ नहीं, हम इसे समझते हैं कि मान लो हमारे DV स्पेस में, हमारे DV स्पेस में कितना चार्ज है, DQ चार्ज है,
डीवी स्पेस में कितना चार्ज है डी क्यू। अब एक बात बताओ, किसी भी डीवी स्पेस में, डीवी मतलब वी मान लो यार, कोई भी वॉल्यूम है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में पर्टिकुलर चार्ज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, यानी इधर भी डीवी का डिवाइड करूंगा इधर भी डीवी का, तो पर यूनिट वॉल्यूम डीवी से डीवी कट गया 1, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आ गया डी क्यू बाई डीवी। हमने क्या बोला कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज होगा, यानी डीवी में डीक्यू चार्ज था, तो हमने निकाला कि भैया अगर डीवी वॉल्यूम में डीक्यू चार्ज है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो हमने डीवी का डिवाइड किया तो पर यूनिट वॉल्यूम बन गया। पर यूनिट में कितना होगा, डीक्यू बाई डीवी। और पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ही चार्ज होता है उससे क्या बोलते हैं हम, रो। तो आ गया रो इक्वल्स टू डीक्यू अपॉन डीवी। समझ में आया, डीक्यू अपॉन डीवी, डीक्यू अपॉन डीवी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। अब इसका फायदा क्या है देखेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखो, अगर मान लो तुम्हें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो पता है, क्या पता है, रो पता है, और तुम्हें चार्ज निकालना है कि भैया ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस मान लो पूरे के वॉल्यूम है, फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल के अंदर आपको किसी भी पॉइंट पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है यानी कि रो, और आपको पता करना है उस पॉइंट पर कितना चार्ज होगा, तो सिंपली क्या कर दो, रो इसे इधर पहुंचा दो, रो इंटू डीवी इक्वल्स टू डी क्यू, यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जितना उसका वॉल्यूम है। सीधी सी बात है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज मल्टीप्लाई बाई जितना भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, चार्ज भी ज्यादा अमाउंट में होता जाएगा, वॉल्यूम जितना बड़ा चार्ज भी उतना ज्यादा बड़ा। क्लियर है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको थोड़ा समझ में आया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट किससे करते हैं, रो से, RHO सिंबल है ये रहा रो का। रजिस्टिविटी याद हो तो रजिस्टिविटी और इसका सिंबल सेम ही है, रो। क्लियर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात आती है कि भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मेजर किस में करेंगे, इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, तो चेक कर लेते हैं। देखो रो इक्वल्स टू क्या है, डी क्यू अपॉन डीवी। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है मेरे भाई, कूलम। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। क्या होती है, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, कूलम पर मीटर क्यूब। तो द एसआई यूनिट ऑफ रो इज कूलम पर क्यूबिक मीटर। कितनी हो गई, कूलम पर मीटर क्यूब या कूलम पर क्यूबिक मीटर। ये क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। यहां तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लियर है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं कि क्या पढ़ा भैया हमने पढ़ा कि जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नाम से समझ में आ रहा है कि भैया चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से हो सकता है, उन्होंने कहा एक काम करो, कोई एक स्पेस है, कोई एक वॉल्यूम है, उसके अंदर चार्ज को भर दो। उसके अंदर जब चार्ज को भर दोगे तो उसके वॉल्यूम में आ जाएगा ना। अब इस रूम के अंदर मैं चार्ज भर दूं तो क्या बोलूंगा भैया, पूरा चार्ज जो फैलेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज है मतलब चार्ज जो स्प्रेड हो गया, जो चार्ज हमारा स्प्रेड हो गया वो कहां स्प्रेड हुआ, वॉल्यूम में। क्लियर है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं ऐसे आगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। मैंने क्या बोला, कोई भी 3D फिगर ले सकते हो, लेकिन उन्होंने एज अ एग्जांपल क्या लिया, आपका कोई 3D स्फीयर लिया। ठीक है भाई, ये आपने 3D स्फीयर ले लिया, ठीक है, फुटबॉल की तरह समझो, 3D फिगर है। ओके, इफ अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज फैला है वो कितना चार्ज फैल गया, क्यू चार्ज को स्प्रेड कर दिया। कितना चार्ज स्प्रेड कर दिया, क्यू। और इसकी रेडियस कितनी बोली है, इसकी रेडियस बोली गई है r। देन इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझा जाता हूं। देखो भाई, एक फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल मान ली, एक फुटबॉल है जिसकी रेडियस है r। उसके अंदर पूरी की पूरी फुटबॉल के अंदर क्यू चार्ज को भर दिया, उसके पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज भर दिया, क्यू चार्ज को भर दिया। अब पूछ रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी। अब बताओ मेरे भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी है क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कस्ट होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ के ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देख लो ध्यान से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, जो ये फुटबॉल है उसके अंदर चार्ज कितना भरा, क्यू, तो चार्ज की जगह आ गया क्यू। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुमने खुद बोला है वो एक फुटबॉल है, यानी कि एक स्फीयर है, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, 4/3πr³। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जैसा फॉर्मूला था हमने लगा दिया कि भैया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज था स्प्रेड क्यू, और आपका जो एरिया है, एरिया नहीं वॉल्यूम है स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³। तो 4/3πr³ पुट कर दिया, तो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतनी आ गई। कितनी आ गई, Q अपॉन 4πr³/3। क्लियर है। तो ये आपकी कैलकुलेट हो गई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन ये किसके लिए हुई कैलकुलेट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब हमने एज अ एग्जांपल एक स्फीयर को माना जिसकी रेडियस r थी। ठीक है, अब यहां पर क्या आता है, वॉल्यूम आता है, यहां क्या आता है मेरे भाई, वॉल्यूम। तो अगर स्फीयर नहीं होता, क्यूब होता, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता, क्यूबर्ड होता तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड आ जाता। जो भी 3D फिगर की आप स्टडी कर रहे हो उसका वॉल्यूम आएगा। चूंकि हम स्फीयर की बात कर रहे थे तो मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दिया 4/3πr³। बिल्कुल क्लियर है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, Q अपॉन 4πr³/3। इसका मतलब क्या है, Q चार्ज 4πr³/3 के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई इतनी। क्लियर है? और आपको इसकी ऐसे यूनिट पता है क्या होती है, कूलम पर मीटर क्यूब। कितनी होती है, कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? आगे, द चार्ज कंटेंट इन स्मॉल वॉल्यूम dV, वही आ गया। इससे पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर का चार्ज पता करना कितना होगा, तो क्या करो, रो इंटू dV। किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर या कोई भी वॉल्यूम के अंदर आपको क्या पता करना है कि भैया चार्ज कितना होगा। अरे अभी भी तो पढ़ा यार, रो इक्वल्स टू क्या था, dq अपॉन dV। क्या था, dq अपॉन dV। अब तुम्हें पता करना है चार्ज कितना है, क्या पता करना है, चार्ज कितना है, dq पता करना है। तो dV को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो रो में, तो रो इंटू dV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq। यानी कभी भी अगर आपको किसी भी वॉल्यूम के अंदर पता करना हो चार्ज कितना है, तो सिंपली क्या करना, उस जगह की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाई कर देना उस जगह का जो वॉल्यूम है। तो वही लिखा है रो इंटू dV, रो इंटू dV इक्वल्स टू dq। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी यहां से मैं पता चल गया कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, चाहे फिर वो dV हो चाहे कोई भी बड़ा वॉल्यूम हो, उसके अंदर अगर मुझे पता करना है कि कितना चार्ज होगा, तो मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, जितना ही वॉल्यूम है। सीधी सी बात है ना, ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ज्यादा चार्ज आएगा, उससे ज्यादा वॉल्यूम उससे भी ज्यादा चार्ज आ जाएगा, और ज्यादा बड़ा वॉल्यूम उसमें और ज्यादा चार्ज आ जाएगा। तो dq की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका dV बढ़ेगा, यानी कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया? ठीक है भाई। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक तरीके से हो सकता है, अभी हमने पढ़ लिया कि हो सकता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉन्टिन्यूअसली, वो किसमें किया गया हो, वॉल्यूम में किया गया हो। तो क्या कोई और भी तरीका है जिसमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई और भी तरीका? तो जवाब है बिल्कुल है भाई। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पहले और इसमें फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लाइन के अंदर। तो हम स्टडी भी करेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, किसकी वजह से, उस पूरे एंटायर वॉल्यूम की वजह से कितनी लगेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर फोर्स कितनी लगेगी, ये कैलकुलेट करना है हमें। क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग तो कैलकुलेट कर चुके हैं फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ कि ना, हमने क्या कैलकुलेट किया था, फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कोई भी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा भी, चाहे वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारा कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो कॉन्टिन्यूअस, तो उसकी वजह से कितनी फोर्स लगती है किसी भी पॉइंट पर, वो हम कैलकुलेट कर चुके थे। क्लियर है? तो हम यहां क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, यहां पर हम पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी अंदर जाके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स निकालना चाहते हैं। थोड़ा सा फील हुआ कि यहां क्या कर रहे हैं, वहां क्या किया था, वहां कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किया था, यहां थोड़ा अंदर जाके कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी अंदर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट पर फोर्स कितनी होगी। स्टार्ट करूं? ठीक है, total electrostatic force exerted on charge q naught due to the entire volume v is given by f v equals to q naught 4 pi epsilon naught dq by r square r cap। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है भाई। ये किस कहां पे पढ़ा है, फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहां पढ़ा है, फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस, इससे पहले वाली वीडियो में, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो फोर्स लगेगा किस पे, एंटायर वॉल्यूम v पर, वो कितना लगेगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। dq यानी कि वो स्मॉल रीजन, हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जैसे कि यहाँ पे चार्ज है, इसमें हमने ले लिया था dq, छोटा सा एक चार्ज का पार्ट ले लिया था, इसकी वजह से हमने किसी भी पॉइंट पर Q नॉट रख के पता किया था कितनी फोर्स लगेगी, तो वो आया था dq बाई आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर है? तो ये निकला था फोर्स। लेकिन अब चूंकि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम ये dq की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, कि भाई वो चार्ज कितना है छोटा सा, तो निकालते हैं कितना हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई, अपन ने अभी क्या पढ़ा कि रो इक्वल्स टू क्या होता है, इससे पहले रफ कर देता हूं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था भाई रो इक्वल्स टू क्या होता है, dq अपॉन dv होता है कि नहीं, रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv। अगर किसी को dq चार्ज निकालना हो, अब चूंकि हम फोर्स पढ़ रहे हैं ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो dq कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो रो dv इक्वल्स टू dq। तो क्या मैं इस dq की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं उस वाले dq पे, क्योंकि भैया पता तो करना पड़ेगा ना कि जो आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो चार्ज कितना है, तो dq कितना होगा, रो dv। तो देखो q नॉट एज इट इज, q नॉट आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, dq की जगह देखो रो dv, रो dv, रो इंटू dv, तो रो इंटू dv, रो इंटू dv बाई आर स्क्वायर एज इट इज आर कैप। यानी कि आपका आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स है वो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर स्क्वायर dv आर कैप। दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो मेरे भाई, वहां हम लोगों ने यही छोड़ दिया था, फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहां छोड़ दिया था कि dq है,
लेकिन फोर्स ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कैलकुलेट कर दिया कि ये डी कितना है, डी कितना है, रो डीवी, तो रो डीवी लगा दिया, तो वैल्यू हमारी फोर्स की ये आ जाएगी किसी भी पॉइंट पर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। आगे अब हमें किसी भी पॉइंट पे फोर्स पता चल चुकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एट द लोकेशन ऑफ चार्ज क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट चार्ज की लोकेशन पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर ईवी और एफवी क्यों लिख दिया है, तो भैया ईवी बस इसलिए लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वी बता रहा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, एफ वी अपॉन क्यू नॉट। अब साफ साफ देख लो एफ वी कितना निकला है आपका, इतना, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो बाई आर स्क्वायर डीवी आर कैप, ये निकला है, पुट कर दो, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब एक बात बताओ, जब इसे डिवाइड करोगे क्यू नॉट से, डिवाइड करोगे क्यू नॉट से, देखो भैया ना एफ बी इतना है, एफ बी डिवाइड करो क्यू नॉट से, क्यू नॉट से क्या कट जाएगा मेरे भाई, क्यू नॉट कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 1, तो चेक करो भैया आ गया कि नहीं आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन रो अपॉन आर स्क्वायर डीवी का डीवी आर कैप का आर कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते टाइम पे यहां से क्यू नॉट हट गया, और फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फोर्स ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू नॉट था, बस इतना सा फर्क है। ये हमारा निकल आया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकल आया मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसे नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्लियर है, नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो ये आपकी हमने आज बात की वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा फिर से समअप कर देता हूं। हमने डिस्कस किया कि भैया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, फिर हमने देखा कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है, फिर हमने देखा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। बिल्कुल क्लियर है? अगर यहां तक मेरे भाई कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ऑलरेडी पहले मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियो आ चुकी है। क्लियर है? वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो मैं थोड़ा सा आपको इस वाले टॉपिक को रिलेट कर देता हूं प्रीवियस लेक्चर से। हम लोगों ने पहले पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस, फिर पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। उसमें फर्क क्या था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगती है। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट पॉइंट चार्ज अगर हो तो किसी भी पॉइंट पे कितनी फोर्स लगती है। लेकिन बाद में पता चला कि क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज होता है उसे हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हर जगह भाई पर्टिकुलर डिस्क्रीट चार्ज तो लेंगे नहीं। तो इन्हें पता चला कि भाई जो चार्ज होता है कंटिन्यूअस मैनर में होता है, यानी कि वहां ये नहीं देखते हम कि 50 चार्ज है, 50 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 200 इलेक्ट्रॉन है। वहां पे मान के चलते हैं कोई भी सरफेस है, वहां जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है कॉन्टिन्यूअसली। तो फिर हमने कैलकुलेट किया जाता कि फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये भी पता चल गया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी फोर्स लगती है किसी भी पॉइंट पर। लेकिन बाद में पता चला कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 टाइप के होते हैं। तो एक हमने पढ़ लिया कि भैया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने ये भी पढ़ लिया कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आज हम कर रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब फिर से मैं आपको बताता हूं कि वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने फुटबॉल वाला लिया था। हमने वहां क्या बोला था कि भाई एक फुटबॉल है, मान लो फुटबॉल के अंदर स्पेस में हमने क्या भर दिया था, चार्ज भर दिया था। तो हम कह सकते थे कि हमने इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज फिल कर दिया, तो हमने कह दिया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कहां पर, उसके वॉल्यूम में, तो बन गया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे फील करना कि फुटबॉल है, अब सिर्फ फुटबॉल का सरफेस होता है ना जिसे हम टच कर सकते हैं ऐसे चारों तरफ से, जो टच कर सकते हैं सिर्फ वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर नहीं है। तो उससे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहां किया है, सिर्फ सरफेस पर। पहले फील आया कि नहीं आया, दोनों फर्स्ट समझ में आएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसे मान के चलो फुटबॉल के अंदर चार्ज भर दिया, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मान के चलो सिर्फ सरफेस पर है। कहां है, सिर्फ सरफेस पर फुटबॉल के, यानी जो ऊपर का पार्ट होता है, साइड का पार्ट होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर 2 डायमेंशनल सरफेस इन शेप, यानी हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहते हैं, जहां पर अपन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो 2D सरफेस पे। 2D सरफेस और क्या हो सकता है, नॉर्मल रेक्टेंगल, स्क्वायर भी हो सकता है। कोई एक रेक्टेंगल है, यहां पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो,
चाहे फुटबॉल का सरफेस हो, इन सबको क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 2D फिगर होना चाहिए। क्लियर है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3D फिगर था। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे वहां पढ़ी थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम से समझ में आ रहा है कि पर यूनिट एरिया के अंदर जो चार्ज होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? वी डिफाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस एज द चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट, यानी किसी भी सरफेस के अंदर पर यूनिट एरिया में, यानी बहुत छोटे से एरिया में, पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। पहले सिंबल देख लो ये, ठीक है, कुछ इस करके सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से पता चल गया किससे डिनोट होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर होती है। कहां पर? सरफेस के। अब बात आती है कितनी होती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान के चलो कि डीएस सरफेस है, यानी एस सरफेस पे डीक्यू चार्ज है, डीएस सरफेस पे डीक्यू चार्ज है, कोई एक सरफेस है डीएस, उस पर कितना चार्ज है? डीक्यू। हमें पूरे सरफेस का चार्ज नहीं पता करना, हमें पता करना है यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा। तो हम इसे डीएस से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो डीएस से डीएस कट गया, यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज आ गया? डीक्यू बाई डीएस। और यूनिट सरफेस एरिया में जितना भी चार्ज आ गया उसी को हमने बोल दिया सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डीक्यू बाई डीएस। बिल्कुल क्लियर है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करके भैया मेरे को बता देना। क्लियर है? सिग्मा समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी की कुछ यूनिट होती होगी, तो कुछ सोचो क्या होगी? डीक्यू बाई डीएस। चार्ज कैसा यूनिट? कूलम। चार्ज कैसा यूनिट? कूलम। एरिया कैसा यूनिट? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया? कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम पर स्क्वायर मीटर, जो क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट हो गई। एसआई यूनिट फॉर सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर स्क्वायर मीटर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब हम निकालेंगे कि भाई जो फोर्स होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो कितना होगा। हम लोगों को ये तो पता है फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, इतना होता है 1 अपॉन, वो पढ़ा था ना हमने, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन डी एस आर कैप, यानी कि इंटीग्रेशन हो गया था वहां पर किसका? डी क्यू का, जितना भी चार्ज है टोटल। तो यहां कैलकुलेट करेंगे कि कितना फोर्स होगा ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, अब निकालते हैं। इफ अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस आर। मैंने क्या बोला था? हम लोगों ने क्या बोला था कि भैया जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो सरफेस पे चार्ज को फैलाएंगे। किस पे? सरफेस पे। ठीक है, अब सरफेस पे फैला लो। कहाँ पे फैला लो? सरफेस पे। तो फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी? अभी हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? जितना चार्ज है और जितने एरिया में है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, पहले पता होना चाहिए चार्ज कितना है और पता होना चाहिए उस जगह का एरिया कितना है। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? क्यू आ गया। नीचे एरिया। अब बताओ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? याद है ना? एरिया ऑफ स्फीयर, ये मैथ्स में पढ़ा होगा। एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? या इसे सरफेस एरिया भी बोलते थे यार, लो सरफेस लगा दिया, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एरिया और सरफेस एरिया बात तो है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं? तो मेरा सिग्मा आ गया क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई मेरी कितनी? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। द चार्ज कंटेंट इन स्मॉल एरिया डीएस। अब पूछ रहा है कि भैया उस डीएस एरिया में कितना चार्ज होगा? तो सीधी सी बात है, एरिया में कितना चार्ज होगा? अभी हमने पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता था? डी क्यू बाई डीएस। होता था नहीं होता था? अब तुम्हें निकालना है कि चार्ज कितना है डीएस में। तो चार्ज निकालना तो मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा इंटू डीएस। तो वही तो किया, सिग्मा इंटू डीएस इक्वल्स टू डी क्यू, सिग्मा इंटू डीएस इक्वल्स टू डी क्यू। यहां से आपको निकल आया कि भैया उस जगह पे चार्ज कितना है डीएस एरिया के अंदर। आगे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द एंटायर सरफेस एस इज गिवन बाई, यानी अब हम बताने जा रहे हैं कि जो ये सरफेस है जहां पर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस सरफेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। कितनी फोर्स अप्लाई होगी? वो था फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, ध्यान दे स्टेप बाय स्टेप। एफ और एस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है फोर्स। क्या मतलब है? फोर्स। एस क्यों लिखा है? ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे वहां लिखा था मैंने एफ वी, क्योंकि फोर्स ड्यू, वहां पर क्या लिखा था? वहां ये लिखा था एफ वी। क्यों लिखा था? क्योंकि वी बता रहा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एफ एस क्या बता रहा है? फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एफ एस। क्यू नॉट वो टेस्ट चार्ज है जो कि उस पॉइंट पर रखा है जहां फोर्स निकालनी है। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू क्या है? ये किसके लिए था फॉर्मूला? ये हमने पढ़ा था भैया फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। कहां पढ़ा था? फोर्स ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने वहां पढ़ा था, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, लेकिन वहां पर हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार स्टडी कर रहे हैं कि भैया कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। अब चूंकि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो यहाँ डी क्यू की वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, डी क्यू की वैल्यू, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें पता है डी क्यू क्या होता है, सिग्मा ds लगा दिया, क्यू नॉट एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, जो ये डी क्यू है, जो ये डी क्यू है इसकी जगह क्या आ गया सिग्मा ds, तो देखो सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ds, आर स्क्वायर एज इट इज आर कैप एज इट इज, तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप समझा रहा हूं, अगर फिर भी समझ ना आए ना कमेंट कर देना नीचे, समझ नहीं आया भाई दोबारा पूरी वीडियो ले आऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, कुछ भी एफ एस का मीनिंग नहीं पता, एफ वी का मीनिंग नहीं पता, डी क्यू कैसे आ गया, सिग्मा कैसे आ गया, सिग्मा इंटू डीएस क्यों लिख दिया, सिग्मा इंटू डीएस डी क्यू कैसे हो गया, जो भी मन में डाउट आए ना कमेंट कर देना, क्लियर है। ठीक है, तो हमारा निकल आया फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डीएस बाई आर स्क्वायर आर कैप। एक बार सबको बता देता हूं कौन कौन है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के नीचे एस क्यों लिख दिया, क्योंकि भैया इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस एरिया पूरे का, जितना बड़ा वो सरफेस एरिया होगा, ज्यादा बड़ा कम बड़ा, ठीक है। और डी क्यू, और ये क्या था सिग्मा डीएस, उस छोटे से सरफेस एरिया के, वो छोटे से चार्ज में कितना छोटा सा चार्ज हो कितना था, वो कितना था सिग्मा डीएस आर स्क्वायर आर कैप, इसको कैलकुलेट करते हैं पता चल जाएगा फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, अब फोर्स पता चल गया किसी पॉइंट पे, अब मान लो किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द लोकेशन ऑफ चार्ज क्यू नॉट इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था ईएस, ईएस क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना होता था एफ एस बाई क्यू नॉट, यानी उस पॉइंट पर जितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज पे, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो एफ एस बाई क्यू नॉट, अब एफ एस कितना है, क्यू नॉट 4 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डीएस बाई आर स्क्वायर आर कैप, अगर यहां पर पूरे में क्यू नॉट का डिवाइड मार दोगे तो क्या हुआ, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ जाएगा, 1 बचेगा, वही कॉन्सेप्ट जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में था, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ गया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वी, यहाँ पे वी नहीं एस आएगा, ठीक है, ये गलती से वी लिखा हुआ एस आएगा क्योंकि यहाँ भी ऐसा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, एस सिग्मा डीएस बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, क्लियर है, नोट डाउन हो गया। तो यानी हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पे, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो जैसे अपने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें क्या था कि किसी भी 3D फिगर के अंदर उसके वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो वो कहलाया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने पढ़ा उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने डिस्कस किया था। सेम यहां पे करेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर है। वॉल्यूम में हमने क्या लिया था, एक फुटबॉल ली थी, उसके अंदर का पार्ट ले लिया था, उसका स्पेस वॉल्यूम हो गया था। फिर हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ले लिया था, फुटबॉल के सरफेस को ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं एक सर्कुलर चीज को लूंगा, किसको लूंगा, एक सर्कुलर को। अब चूंकि आप जानते हो कि किसी भी सर्कुलर को अगर तोड़ दो ऐसे तो वो एक लाइन बन सकता है, तो बन गया ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो कोई यार एक वायर है, चाहो तो वायर को घुमा के ऐसे गोल भी तो कर सकते हो, कोई एक रस्सी मान लो या वायर मान लो जो भी है, अगर ऐसे वायर है उसे अगर तोड़ दूं तो एक लाइन बन जाता, नहीं बन जाता, या एक लाइन में कोई चीज है तो ऐसे मोड़ के से गोल भी तो बना सकते हैं। तो सेम जब इसको खोला तो ऐसा बन गया, तो क्या कह सकता हूं मैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे जो मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। फर्क समझ आ गया, कंफ्यूज मत होना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कि आपने सर वहां पे सरफेस पे किया था, वहां पर हमने जो किया था वो फुटबॉल के पूरे सरफेस पे किया था, इधर भी इधर भी इधर भी, जो पूरी फुटबॉल थी गोल उस पे। यहां हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस रिंग पे एक जगह बस, और कहीं नहीं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पढ़ते हैं, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अलोंग वन डायमेंशनल कर्व और लाइन एल, यानी कि जो चार्ज आपका स्प्रेड हो जाए कहां पर, वन डायमेंशनल, यानी एक ही डायमेंशनल हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेंथ है, क्या है, सिर्फ लेंथ है, नो ब्रेथ नो हाइट, ठीक है, वन डायमेंशन है सिर्फ। अब यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी, क्या पढ़ेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी। जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। वी डिफाइन द लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट, यानी कि हम लोग किसी भी लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट पर, कहां पर होगा वो पॉइंट, लाइन पर होगा, कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट, क्लियर है।
यानी कि हमारा पता चल गया लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। किससे? लैम्डा, ये सिंबल होता है, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने किससे डिनोट किया था? सिग्मा से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया था? रो से, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा dq/dl, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बात कर लेते हैं कि जो लाइन चार्ज डेंसिटी होता है या लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसकी कुछ यूनिट होती होगी, ऐसा यूनिट। जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था? कूलम पर मीटर क्यूब। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था? कूलम पर स्क्वायर मीटर। यहां होता है कूलम पर मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा इज कूलम पर मीटर। एसआई यूनिट ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर। लाइन चार्ज डेंसिटी कह लो या लैम्डा कह लो, उससे लाइन चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट किया गया है? लैम्डा से। बिल्कुल क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी भी लाइन पर है वो कितना होगा, चार्ज कितना होगा, उसका अमाउंट। तो देखते हैं। इफ अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस आर। इन्होंने एक रिंग ले ली, ठीक है, जिसकी रेडियस बोली है आर, ठीक है। अब इसकी रेडियस आर है, चाहो तो इसे खोलकर ऐसे भी रख सकते हो। बात तो समझ आ रही है ना? पहले बताया हुआ, इसको तोड़ोगे तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है भाई। तो इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो तो सेम होगी, ये तो कोई डाउट ही नहीं है तुम्हें मेरे भाई। इसकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी, पर इसकी जो लेंथ होगी वो कैसे कैलकुलेट होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी इसकी लेंथ कितनी होगी? 2πr। क्या होगी? 2πr। वो बात अलग है कि 2πr की वैल्यू इस लेंथ की बराबर ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है? बाउंड्री का डिस्टेंस या बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री को खोला तो इतनी लेंथ, तो लेंथ ही 2πr होगी। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लैम्डा का क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा का क्या होगा? चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस लेंथ की कितनी लेंथ है? 2πr। सरकमफ्रेंस कितना है? तो इस लेंथ को भी क्या बोल दिया उन्होंने? 2πr। तो लेंथ आगे नीचे 2πr, तो आ गया लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr। क्लियर है? द चार्ज कंटेन इन स्मॉल लेंथ dl। अगर हम किसी स्मॉल लेंथ में dl में बहुत छोटी सी लेंथ ले लें, स्मॉल dl ले लें, ठीक है, स्मॉल लेंथ ले लें dl, और यहां पता करना चाहें कितना चार्ज होगा, तो कितना होगा? dq इक्वल टू लैम्डा dl। कैसे निकला भैया? पहले ही बता रखा है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन dl। अब तुम्हें पता करना है छोटा सा चार्ज dq, तो क्या करोगे? dl का मल्टीप्लाई कर दोगे लैम्डा में, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dq कितना निकल आया? लैम्डा इंटू dl। यानी कि वो जो छोटा सा चार्ज है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी है? लैम्डा इंटू dl। क्लियर है? यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जो छोटी सी लेंथ है dl। क्लियर है? अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है? अब कितना फोर्स लगेगा हमें याद है कि किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकाल लो पहले, किसकी वजह से? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जो कि एक जनरल था। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर dq की वैल्यू लगा दो। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो भाई dq की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लग जाती थी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो dq की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लग गई थी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो dq की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लग जाएगी। तीनों में बिल्कुल ही सेम पैटर्न चला रहा है, समझ रहे हो ना? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो काम किया था वही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया, और वही लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, जैसे वहां पे लैम्डा था, यहाँ पे लैम्डा है, वहां पर अपन का रो था, फिर वहां पे अपन का सिग्मा था। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द एंटायर लेंथ एल इज गिवन बाई, ये निकल आया अपन का फोर्स। देखो पहले इसको सबको समझा देता हूं। एफ एल का मतलब क्या है? फोर्स। किसकी वजह से लगा रहे हैं? क्योंकि एक लेंथ है। वहां पे लिखा था एफ एस क्योंकि सरफेस एरिया था, पहले लिखा था एफ वी क्योंकि वहां वॉल्यूम था। एफ एल इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε नॉट, कांस्टेंट है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। डी क्यू मतलब क्या है? जितना आपका चार्ज है। अब डी क्यू किसके अकॉर्डिंग निकलता था? अगर भैया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी क्यू उसके अकॉर्डिंग निकलता था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी क्यू उसके अकॉर्डिंग निकलता था, लेकिन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी क्यू इसके अकॉर्डिंग निकलेगा इनटू लैम्डा डीएल। तो अगर फोर्स इतनी लगती है, ठीक है, और आर स्क्वायर क्या होता है? उनके बीच का डिस्टेंस, यानी जहां से आप क्या कर रहे हो, जहां से आप कैलकुलेट कर रहे हो कि इसकी वजह से कितनी फोर्स होगी, तो वहां तक का डिस्टेंस आर स्क्वायर, और आर कैप तो डायरेक्शन बताता है कि यहां से लेके वहां तक। ठीक है, अब फोर्स कितनी हो जाएगी? डीक्यू की वैल्यू पुट कर दो। डीक्यू की कितनी वैल्यू पुट करनी है? लैम्डा डीएल। तो कितना आ जाएगा? यही पे लिख के दिखा देता हूं। एफ एल इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4πε नॉट, क्यू नॉट अपॉन 4πε नॉट एज इट इज। क्लियर है? क्यू नॉट अपॉन 4πε नॉट इंटीग्रेशन, यहाँ पे एल लगा दो, लेंथ डीक्यू, डीक्यू की वैल्यू कितनी है? लैम्डा डीएल। तो डीक्यू की जगह लग गया लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज और आर कैप, इतना आएगा फॉर्मूला। क्लियर है? तो किसका आया? फोर्स ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू नॉट अपॉन 4πε नॉट, सिर्फ डीक्यू की वैल्यू लगा दी है, क्योंकि भैया ये वाला फॉर्मूला था जनरल, फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें पुट करते चलो, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला ये था, डीक्यू की वैल्यू पुट करते जाओ। अगर फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डीक्यू की वैल्यू पुट कर दो। फोर्स ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डीक्यू की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा डीएल। समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मूला था फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा भी हो कंटिन्यूअस, चाहे वो लीनियर हो, चाहे सरफेस हो, चाहे वॉल्यूम हो। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, फोर्स निकल आई। इसी को लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, देखो
डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल होता है, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द एंटायर लेंथ एल इज गिवन बाई, देखो भैया कि नहीं है, एफ एल इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल आर स्क्वायर आर कैप। सिर्फ डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी है, लैम्डा डीएल डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छोटा सा भी डाउट हो कमेंट में कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में जाके फिर से पूरी वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। किसी भी कोई भी डाउट हो, किसी भी एक बच्चे का भी डाउट निकल आया ना भाई, पूरी वीडियो फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, हमें फोर्स पता चल गया। क्या पता चल गया? फोर्स पता चल गया किसी भी पॉइंट पे, किसकी वजह से? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो अब हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पे। अब हमें पता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जो उस पॉइंट पे फोर्स होती है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द लोकेशन ऑफ चार्ज क्यू नॉट इज EL इक्वल टू क्या होता है? इतना। EL इक्वल टू होता है जितना ही फोर्स है पर यूनिट चार्ज। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें फोर्स में तुम किसका डिवाइड कर दोगे मेरे भाई? क्यू नॉट का। क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ? 1 आ गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। लैम्डा डीएल आ गया। आर स्क्वायर आ गया। आर कैप की जगह आ गया। ये निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर स्क्वायर डीएल आर कैप। ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का? तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भाई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना फोर्स होता है किसी भी पॉइंट पर और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बिल्कुल क्लियर है। छोटी सी बात और एक और समझ लेते हैं यहीं पर कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, यानी कि अब एक बात बताओ, थोड़ा सा फील करना, ध्यान से बात समझना। मान लो एक फुटबॉल है, मैंने क्या बोला था कि फुटबॉल के अंदर चार्ज को भर दिया था उसके वॉल्यूम में। हमने फुटबॉल के अंदर उसके वॉल्यूम में चार्ज को भर दिया था, तो हमारा आ गया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी वजह से हमने फोर्स निकाल ली थी। अब एक बात बताओ, क्या वो जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे नहीं चिपकेगा? क्या वो सरफेस पे नहीं चिपकेगा? मना कर देगा नहीं भैया, सरफेस से दूर रहूंगा, वॉल्यूम में चला जाऊंगा। यानी फुटबॉल के अंदर अगर चार्ज की बात कर रहे हो तो वो सरफेस पे भी होगा, तो यानी कि जो फोर्स लग रही है उसमें वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस भी आ गया। अब कोई कहेगा कि क्या वो उस लाइन पे नहीं होगा? अगर फुटबॉल को मैं एज अ सर्कल मानूं, एज अ रिंग मानूं, तो वहां भी तो कुछ ना कुछ चार्ज है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही जगह पे वॉल्यूम भी है, सरफेस एरिया भी, लेंथ भी। क्योंकि वॉल्यूम में ऐसा कभी होता है कि लेंथ ना आए, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। 3 चीज होती है तो वॉल्यूम आता है। एरिया में 2 चीज होती है, लेंथ और ब्रेथ, या ब्रेथ और हाइट। लेंथ में अकेली लेंथ है। तो जब वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो क्या लेंथ नहीं है यहाँ पे? जब वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो क्या एरिया नहीं है, L और B या B और H? समझ में आ रहा है? यानी कि तीनों होते हैं। तो अब इन्होंने एक जनरल बता दिया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाई इतना होता है कि E कंटीन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी की वजह से निकालना है तो वहां पर वॉल्यूम भी होगा, वहां पर सरफेस एरिया भी होगा, वहां पर लाइन भी होगी। अगर सिर्फ लाइन है इसकी वजह से पढ़ रहे हो तो मैं मानता हूं वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अगर किसी का वॉल्यूम है तो पक्का वहां एरिया भी है, पक्का वहां लेंथ भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई E कंटीन्यूअस इक्वल्स टू EV प्लस ES प्लस EL। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ES मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, EL इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भैया वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? E कंटीन्यूअस इक्वल्स टू इतना आ जाएगा। देखो 1 बाय 1 बताता रहता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में था, ब्रैकेट ले लिया। देखो इंटीग्रेट किया किस पे? वॉल्यूम पे। V रो R स्क्वायर dV R कैप। याद है कि नहीं भैया? पहले फिर से बता दे रहा हूं, कितना आया था वहां पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इंटीग्रेट किया था, फिर वहां पे हमारा आया था रो R स्क्वायर dV R कैप। ये आया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इतना पार्ट बचा, अंदर लिख दिया। ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से भी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? सिग्मा R स्क्वायर DS R कैप। ये आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां है? ब्रैकेट के बाहर। क्लियर है मेरे भाई? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी भी पढ़ा, लैम्डा DL R स्क्वायर R कैप, ब्रैकेट क्लोज। इन सब का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबका कहां गया? बाहर आ गया। यानी कि जो ये आ गया वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? इसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लेना। पहले मैं सामने हट जा रहा हूं, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया? वीडियो पॉज कर लो, आराम से नोट कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? यहां पर बार बार आर कैप यूज हुआ है तो उन्होंने लास्ट में समझाने की कोशिश की है। इन ऑल द अबव केसेस, यानी कि जितने भी हमने अब तक केसेस पढ़े हैं, चाहे सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उनके अंदर इज अ वेरिएबल यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द वॉल्यूम, सरफेस और लाइन। ये आर जो है ये एक पॉइंट है, कहां से? अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम से है, सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस से है, लाइन की बात हो रही है तो लाइन से है। उस जगह से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है
जिस पॉइंट पर आपने फोर्स निकाली, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, और जो डायरेक्शन है वो आर कैप है। डायरेक्शन आर कैप का मतलब क्या है? इस वॉल्यूम से पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, इस सरफेस एरिया से पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, इस लाइन से पर्टिकुलर उस पॉइंट की तरफ। तो वही बोला है डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट चार्ज की लोकेशन तक, ये हमारी डायरेक्शन है आर कैप और आर की। क्यू नॉट कहां रखा जाता है? ऑब्वियसली जहां पे फोर्स निकालते थे, मान लो इस पॉइंट फोर्स निकालनी तो इस पॉइंट क्यू नॉट रखते थे ना, तो वही समझाया कि आर वेक्टर हमारा क्या है, क्योंकि आर वेक्टर तो हर जगह आया, यहां भी आर वेक्टर आया, यहां भी आर वेक्टर आया, यहां भी आर वेक्टर आया, मतलब यहां पे आर वेक्टर आया क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने निकाली थी फोर्स, किसी पॉइंट पे उस पॉइंट पर रखा था क्यू नॉट, तो इस जगह से लेके उस क्यू नॉट तक का डिस्टेंस आर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला था फोर्स, वहां रखा था क्यू नॉट, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लेके उस क्यू नॉट पॉइंट तक का डिस्टेंस आर। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फोर्स, वहां क्या रखा था? चार्ज क्यू नॉट, तो उस क्यू नॉट से उस लाइन तक का डिस्टेंस आर। डायरेक्शन आर कैप टुवर्ड्स सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्यू नॉट की तरफ। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्लियर है मेरे भाई? मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा रट्टा ना मानना पड़े, हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए कि किसका क्या मीनिंग है। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो तो मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है, तो आप लोग मुझे कोई भी फीडबैक या सजेशन, भाई देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने शुरू से ही मेरे चैनल पे कभी भी देख लो, मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मेरे को सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार, प्लीज मेरे लाइक कर दो, मैं नहीं कहता। मेरी शुरू से आदत है, मैंने कभी नहीं बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं बस इतना बोलता हूं मेरे भाई, मुझे एक छोटा सा कमेंट कर दो। कमेंट ही पता मैं क्यों चाहता हूं? क्योंकि क्या होता है जब आप कमेंट करते हो तो मुझे फीडबैक मिलता है, सजेशंस मिलते हैं, मुझे आइडिया होता है मेरी कमियां क्या है, मेरी गलती क्या है, इसलिए बस मैं कमेंट मांगता हूं। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, अगर आपको कुछ मेरे से इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, वैल्यूएबल चीज मिलेगी तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब करोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपसे। क्लियर है? लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है मेरे भाई, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।